आपका स्वागत है एक नए क्लास के साथ। तो ये जो क्लास है, वो क्लास आपको ऑडियो उसमें दिखाई देगी, ऑडियो और प्लस वीडियो में भी, लेकिन सामने मैं नहीं हूँ। तो ये जो है स्क्रीन पे क्लास है, वाइट स्क्रीन पे। तो ये जो क्लास है वो यूजीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूजीसी का। तो यूजीसी का जो एग्ज़ाम है, उस पे नेट का एग्ज़ाम है, उससे संबंधित क्लास है। तो यूजीसी से संबंधित क्लास है जो आपका पेपर होने वाला है। तो कोड नंबर 02, विषय आपका राजनीति विज्ञान। तो उसका पेपर 11 दिसंबर को होने वाला है। तो 11 दिसंबर को होने वाला है वो एग्ज़ाम। तो उसके बारे में, ये सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो का ये साइट पे ये सिलेबस पड़ा हुआ है, उन्होंने डाला हुआ है। तो ये सिलेबस की हम लोग पहले जानकारी लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि ये होता है कि एक सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि सिलेबस के अनुरूप आपको क्या-क्या तैयार करना है। शुरू करते हैं। तो राजनीति विज्ञान में इकाई पहली जो है वो अवधारणाओं से संबंधित है। अवधारणाएँ जैसे कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बाद शक्ति क्या है, ये शक्ति लिखा हुआ है। लोकतंत्र के बाद शक्ति क्या है, फिर नागरिकता क्या है, ये अवधारणाएँ हैं। उसके बाद राजनीतिक परंपराओं की बात इन्होंने करी है। राजनीतिक परंपराएँ जैसे उदारवाद हो गया, ठीक है? उदारवाद के बाद अनुदारवाद हो गया, फिर समाजवाद हो गया, फिर मार्क्सवाद हो गया, मार्क्सवाद के बाद नारीवाद हो गया, फिर पारिस्थितिकवाद, ये नारीवाद, ये मार्क्सवाद, ये समाजवाद, ये अनुदानवाद, उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकवाद, ये परंपराएं हैं। तो पहली अवधारणा यूनिट वन जो कहती है, यूनिट वन कहती है अवधारणाओं के बारे में। और नंबर दो बात कहती है परंपराओं के बारे में, कि परंपराएं कैसी हैं। तो ये यूनिट वन की बात है। दूसरी चलते हैं यूनिट टू पर। तो यूनिट टू कहती है राजनीतिक विचारक। इसमें कन्फ्यूशियस हो गए, इसमें प्लेटो हो गए, एक दो तीन प्लेटो हो गए, मैकियावेली हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो, हीगल, मैरी वॉल्स्ट, नोक्राफ्ट्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, हन्ना ओरेंट, फ्रॉज फनन फ्रॉज फनॉन, माओ जेडांग और जॉन रॉल्स, ये इतने राजनीतिक विचारक हैं। साथ ही साथ इन राजनीतिक विचारों के अतिरिक्त इकाई दो में तो जो राजनीतिक विचारक आते हैं वो पाश्चात्य विचारक इसको माना जा सकता है। पाश्चात्य विचारक, साथ ही साथ एशिया के भी विचारक हो गए एक दो, ठीक है? तो इसमें अमेरिकी विचारक भी शामिल है और यूरोपियन विचारक भी है। तो ये यूनिट टू है। तो यूनिट टू अब यूनिट थ्री में क्या आता है? यूनिट थ्री में आता है आपका यूनिट तीसरा आता है, जो भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में कहता है। जैसे धर्मशास्त्र हो गया, कौटिल्य ने क्या कहा, अगानासूत्र ने क्या कहा, बर्नी ने क्या कहा, कबीर क्या कहते हैं, पंडिता रमाबाई के बारे में क्या उनके थॉट्स हैं, बाल गंगाधर तिलक के क्या थॉट्स हैं, स्वामी विवेकानंद के क्या थॉट्स हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थॉट्स हैं, महात्मा गांधी के क्या थॉट्स हैं, श्री अरविंदो के क्या थॉट्स हैं, पेरियार ईवी रामास्वामी के क्या थॉट्स हैं, मोहम्मद इकबाल के क्या थॉट्स हैं, और उन क्या सोचते हैं अहमद राय, वी.डी. सावरकर क्या सोचते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या उनके विचार हैं राजनीति पर, जे एल नेहरू के क्या विचार हैं, राम मनोहर लोहिया क्या थॉट्स रखते हैं राजनीति पे, और जयप्रकाश नारायण, साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय। तो ये भारतीय विचारक इन्होंने जो है सिलेबस दिया है। इतना ही सिलेबस है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, यही सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस दिया है। उसके बाद इकाई फोर है। इकाई फोर में तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण आता है। जैसे उपागम हो गया, जैसे संस्थागत उपागम हो गया, राजनीतिक संस्कृति होगी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो गई, और नव संस्थावाद हो गया, और तुलनात्मक विधियां। उसके बाद उपनिवेशवाद और वे उपनिवेशीकरण क्या है, और उपनिवेशवाद के रूप क्या है, उपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा
वे औपनिवेशीकरण, डिकोलोनाइजेशन क्या है, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। उसके बाद राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में यूरोपीय राष्ट्रवाद और गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये तुलनात्मक राजनीति है। उसके बाद राज्य सिद्धांत क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद। उसके बाद उत्तर औपनिवेशिक औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य और वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य। साथ ही साथ राजनीतिक शासन प्रणाली में ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें वो क्या क्या पूछेंगे, लोकतांत्रिक जैसे निर्वाचकीय प्रणाली, उदार और बहुमत आधारित और सहभागी, तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसे पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रवाद और प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, ये गैर शासन प्रणालियां हैं। अधिकारी तंत्रवाद, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद तथा फांसीवाद, ये क्या है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां भी हैं, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां इनको माना जाता है। साथ ही साथ संविधान तथा संविधानवाद क्या होता है, संविधान के रूप क्या है, विधि का शासन क्या है, और न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद क्या है, आपातकालीन शक्तियां और संविधान पर संकट कैसे आता है, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। आगे बात करिए लोकतंत्रकरण। लोकतांत्रिक संक्रमण या समेकन क्या होता है। साथ ही साथ विकास, विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास का लोकतंत्र और शक्ति की संरचना है, शासक वर्ग और शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजनवाद, ये सारी जो पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 4 में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत है। फिर है कर्ता और प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन पद्धतियां क्या है, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली क्या होती है, हित समूह क्या होते हैं, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, नव सामाजिक आंदोलन क्या होता है, गैर सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज क्या होते हैं। उसके बाद इकाई 5 आती है। इकाई 5 में बात करते हैं तो इकाई 5 जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इकाई 5 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम क्या है, जैसे आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, संरचनात्मक मार्क्सवाद हो गया, नव उदारवाद हो गया, नव यथार्थवाद हो गया, सामाजिक रचनावाद हो गया, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत जैसे नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद। उसके बाद अवधारणाएं आती हैं, जैसे कि राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य प्रणाली क्या है तथा गैर राजकीय कर्ता, शक्ति संप्रभुता, सुरक्षा क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत राज्य क्या है। उसके बाद संघर्ष तथा शांति में आती है, जैसे युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी अधिकार हथियार के विषय में पूछा गया है, निवारण क्या हो सकते हैं, संघर्ष विनियोजन क्या होता है और संघर्ष रूपांतरण क्या होता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ पूछ लिया है, इसके लक्ष्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे और संयुक्त राष्ट्र की संरचना, इसकी कार्यप्रणाली और मूल्यांकन और शांति। तो ये सारी बातें जो हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, यूएनओ, जिसको यूएनओ भी जानते हैं। नेक्स्ट है मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन और G20 ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में भी इन्होंने बात करी है। आगे है क्षेत्रीय संगठन, जैसे यूरोपीय संघ क्या होगा, अफ्रीकी संघ क्या होगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या आसियान के बारे में, क्षेत्रीय संगठन के बारे में इन्होंने बात करी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसे इन्होंने बात कर ली, मैंने ऊपर ही बताया, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, प्रणाली क्या है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। उसके बाद समसामयिक जैसे चुनौतियां हो गई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन, ये समसामयिक घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, समसामयिक जो हमेशा चलती हैं और चल रही हैं। तो ये चुनौतियों से निपटने के लिए इन्होंने चुनौतियां, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, एक नंबर पे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। फिर उसके बाद नंबर 2 पे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विषय में, तो उसकी चिंताएं क्या हैं, उसकी चिंताओं के बाद इन्होंने इस तरह की इन्होंने बात करी है। तो चिंताओं के बाद इन्होंने, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, चिंताओं की बातें जैसे इन्होंने कर दी, तो चिंताएं हो गई, और भी इन्होंने पर्यावरणीय चिंताएं, साथ ही साथ कह सकते हैं चिंताओं के बाद मानवाधिकार क्या हो गए, प्रशासन और
शरणार्थियों की चुनौतियाँ क्या होगी, ये सारी चुनौतियाँ हैं, पर्यावरण की चुनौतियाँ, जलवायु जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ और शरणार्थियों की चुनौतियाँ, प्रवासन की चुनौतियाँ, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो क्या वो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, ये सारी बातें इन्होंने की हैं। फिर उसके बाद गरीबी क्या है, गरीबी से और धर्म क्या है, धर्म के बाद इन्होंने बोला है कि संस्कृति क्या है, पहचान, इसकी ये चुनौतियाँ हैं। नेक्स्ट है इकाई 6 भारत की जो है विदेश नीति के बारे में बात कहती है। विदेश नीति जैसे भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, जैसे उत्तर उपनिवेशवाद, विकासात्मक उदयमान शक्ति क्या है, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की क्या पहचान बनी है, ये बात भी इसमें आती है। तो भारत की विदेश नीति में निर्भरता क्या है, बदलाव क्या है, सिद्धांत क्या हो सकते हैं, निर्धारित तत्व क्या हो सकते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिकता क्या है, भारत की परमाणु नीति क्या है। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कि सोवियत यूनियन, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के रिलेशन क्या है। जैसे फिर उसके बाद बहुध्रुवीय के साथ भारत के संबंध क्या है, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध क्या है, ब्रिक्स के साथ क्या है, आसियान के साथ क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या इंडिया के रिलेशन है, भारतीय संघ के अफ्रीकी संघ के साथ क्या भारत के रिलेशन है। तो ये संबंध के बारे में बात है। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल के साथ इंडिया के भारत के क्या संबंध है। उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, जैसे कि शार्क हो गया, गुजराल सिद्धांत हो गया, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर या देखो या पूर्व की ओर कार्य करो, लुक वेस्ट पश्चिम की ओर देखो, ये सारी नीतियां हैं भारत की। तो अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रमण कार्यनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शासन में संयुक्त राष्ट्र में क्या उसकी भूमिका है, विश्व व्यापार संगठन में क्या भूमिका है भारत की, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की क्या भूमिका है, जलवायु परिवर्तन पर क्या भारत सोचता है, ये सारी उसकी यूनिट 6 में बात की गई है। उसके बाद समसामयिक की चुनौतियां विश्व स्तर पे, समुद्री सुरक्षा क्या है, ऊर्जा सुरक्षा क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा क्या है, प्रवासन और शरणार्थी की समस्या क्या है भारत के स्तर पर और पड़ोसी देशों के साथ, जल संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है। ये पड़ोसी देशों के साथ विदेश भारत की विदेश नीति के जो मुद्दे हैं। साथ ही साथ इकाई 7 पे चलते हैं, भारत की राजनीतिक चिंताएं क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है भारत के विषय में। तो भारत की जो समस्याओं में, जैसे कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो निर्माण क्या है, औपनिवेशिक विरासत क्या है, भारत के संविधान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या योगदान है। ये भारत में राजनीतिक संस्थाओं की, जैसे भारत में संविधान जो बना, संविधान जब बनने पर तो भारत में जो संविधान बना उसको किस तरीके से कब कब बना और क्या क्या योगदान दिया, क्या किन्हीं किन्हीं कानूनों ने योगदान दिया या धीरे धीरे अचानक से बन गया, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी कांग्रेस का क्या योगदान था या अन्य संस्थाओं का क्या योगदान था, संविधान सभा कैसे गठित हुई, गठन क्या है, वैचारिक अवलंब क्या है, संवैधानिक उसका बहस या महत्व क्या है, संविधान का दर्शन क्या है, उद्देशिका क्या है, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक, ये उसके संविधान के दर्शन है या फिलॉसफी है। उसके बाद भारत में संविधानवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, नियंत्रण और संतुलन क्या है, मौलिक संरचना क्या है, इस पर बहस है और संविधान में संशोधन की भी बात है। नेक्स्ट है केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और संसद की संरचना क्या है, संसद की संरचना, भूमिका, कार्य पद्धति, संसदीय समितियां। न्यायपालिका क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सुधार क्या है, ये सारी बातें जो है यूनिट 7 में है भारत में राजनीतिक संस्थाओं के विषय में। यानी कि इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी की आती है पूरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यों में कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। भारत में संघवाद क्या है, संघवाद के बाद सशक्त केंद्र की संरचना कैसे होगी, असमित संघीय प्रावधान क्या है, अनुकूलन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी के विषय में समन्वय क्रिया विधि के संबंध में पूछा है, अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में पूछा है, उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में पूछा है। उसके बाद निर्वाचन है, प्रक्रिया क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन संचालन क्या है, चुनाव क्या है, ये सारी चीजें इसमें है। उसके बाद यूनिट संवैधानिक विकास क्या है, निकाय क्या है, नियंत्रक मालिका परीक्षक के विषय में पूछा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय, इस तरीके से ये इन्होंने पूछा है। उसके बाद इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी यहाँ पे बात करी है। यूनिट 8 पे आते हैं। यूनिट 8 जो बात करती है वो बात करती है किसकी? यूनिट बात करती है 8 किसकी? भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या है। तो जैसे राज्य क्या है, राज्य क्या है, अर्थव्यवस्था तथा विकास क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, विकास योजना मॉडल क्या है, नव आर्थिक नीति क्या है, वृद्धि तथा मानव विकास क्या है। तो राज्य क्या है, अर्थव्यवस्था और ये विकास के बारे में बात है। साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ क्या है। तो कैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया है भारत पर, उसका सामाजिक आर्थिक उसका प्रभाव क्या है, उसके क्या अर्थ हैं। पहचान की राजनीति क्या है, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र और भाषा की राजनीति भी हो रही है आजकल, तो इस पे भी बात होती है। सामाजिक आंदोलन क्या है, दलित और जनजातीय, महिला, किसान और श्रमिक, इसके ये सामाजिक आंदोलन है। उसके बाद नागरिक समूह, समाज के समूह जैसे गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन क्या है, सामाजिक अभियान क्या है। साथ ही साथ भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण क्या है, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीति तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग क्या है। फिर भारत में जेंडर और राजनीति क्या है, समानता, प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की विचारधारा, सामाजिक आधार और राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल क्या है, राज्य स्तरीय दल क्या है। तो ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, ये वाला कौन सा, राजनीतिक दलों की विचारधारा, सामाजिक आधार। उसके बाद चुनावी राजनीति, सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंद्विता, प्रतिनिधित्व क्या है, उभरती हुई प्रवृत्तियां क्या है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। उसके बाद इकाई 9 आती है और लोक प्रशासन के विषय में बात की जाती है। लोक प्रशासन के बारे में भी इन्होंने पूछा है। लोक प्रशासन, जैसे लोक प्रशासन में अर्थ क्या है, विकास क्या है, लोक तथा नीति प्रशासन उपागम क्या है, प्रणाली सिद्धांत क्या है, निर्णय निर्माण परिस्थिति उपागम क्या है। उसके बाद लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या है, अवधारणा क्या है, प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है, तर्कसंगत विकल्प क्या हो सकते हैं, नव लोक प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, नव लोक प्रशासन क्या है। ये सारी चीजें इसमें पूछा है सिलेबस के रूप में। वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति क्या है, संगठन के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है, अधिकारी तंत्र सिद्धांत क्या है, मानव संबंध सिद्धांत क्या है, संगठन का प्रबंधन, नेतृत्व, अभिप्रेरणा का सिद्धांत आदि, ये सारी बातें इसमें पूछी गई। संगठनात्मक संप्रेषण क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन, संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फोलिट आदि, उद्देश्य आधार प्रबंधन, पीटर ड्रकर आदि के बारे में इन्होंने पूछा है। इकाई 9 उसके 10 आती है, भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो शासन क्या है, सुशासन तथा लोकतंत्री शासन, राज्य की भूमिका क्या है, नागरिक समाज तथा व्यक्ति क्या है। उसके बाद उत्तरदायित्व और नियंत्रण क्या है, नियंत्रण और संतुलन के लिए स्थानिक तंत्र क्या है, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण कितना है। इसके फिर उसके बाद संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रशासन, संस्कृति, भ्रष्टाचार और सुधार क्या है। तो ये इकाई जो है, इकाई 9 के बाद 10 इकाई है जो भारत में शासन व्यवस्था के बारे में बताती है, शासन और लोक नीति। तो उसके बाद सुशासन के स्थानिक संस्थानिक तंत्र क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, शिकायत क्या है, निवारण प्रणाली, और ओम्बुड्समैन और लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है, ग्रास रूट जमीनी स्तर पर शासन, पंचायती राज संस्थाएं, उनके कार्य पद्धतियां क्या है, योजना और विकास क्या है, केंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत ई विकास, ई गवर्नेंस, एनआईटी आयोग, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, जैसे आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गई, एमएनआईसी, एमएनआईआरसीजीएन, एचआरएम, ये सारी चीजें हो गई आईटी के संदर्भ में लोक नीतियां। उसके बाद लोक नीति के निगरान की मूल्यांकन और शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की कार्यविधि और जन सुनवाई। उसके बाद हम लोग ये सारा जो है टॉपिक हो जाता है, पढ़ लेते हैं इकाई 10 तक। तो टोटल इकाई जो है, अगर बात करें इकाई जो है, इकाई टोटल है 10 इकाई है। नंबर 2, 10 इकाई के बाद आपका जो मैटर बनता है, उसके बाद इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, जो आपके एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 200 अंक हो जाते हैं, अंक 200 हो जाते हैं, प्रश्न 100 आते हैं। तो इसमें
वो दूसरा पहला पेपर होता है उसमें प्रश्न 50 आते हैं और मल्टीप्लाई 2 का हो जाता है, 100 अंक आते हैं। तो 50 प्रश्न ये और 100 प्रश्न ये टोटल आते हैं आपके 150 प्रश्न, और 3 घंटे का समय रहता है। 3 घंटे का समय, जिसमें आपको गैप नहीं दिया जाता, कोई उसमें अंतराल नहीं होता समय का। समय अंतराल नहीं होता, आपको अंतराल नहीं होता समय का, ठीक है? और लगातार आपको करना होता है ये पेपर। तो इस तरीके से ये यूनिट 10 के बारे में है। तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। और फिर हम अभी एक नई क्लास के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक के साथ और इकाई 1 के साथ कुछ पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इसके शेयर करें जिससे कि उन्हें भी लाभ मिले। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।